हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में यूनिट नंबर 3 वन शॉट। सो इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्यूरोक्रेसी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। देन इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। फिर हम पीआरआई के बारे में बात करेंगे, पीपल एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्या रोल है पीपल्स का, क्या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पीआरआई में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन स्ट्रक्चर एंड रूरल फाइनेंस, फिर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जीओस और एनजीओस के बारे में हम बात करेंगे। देन सीबीओस एंड एसएचजीस यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक्स के साथ, दैट इज ब्यूरोक्रेसी और द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Bureaucracy refers to the organized structure of officials and administrators who implement गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पॉलिसीज को निकाल देना, लॉन्च कर देना, ठीक है। उन पॉलिसीज को जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उन लोगों का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उनके सारे अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, इसी को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो विलेज लेवल पे होती है ब्यूरोक्रेसी, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। विलेज लेवल पे कौन होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स और वीडीओ और पंचायत सेक्रेटरी असिस्ट द ग्राम पंचायत, यानी कि विलेजेस में ग्राम पंचायत होती है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। इनको जो असिस्ट करने का काम करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं अगर विलेज लेवल पे इंप्लीमेंट करनी है तो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या फिर पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, वो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। विलेज लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको वीडियो बोला जाता है, या फिर पंचायत सेक्रेटरीज, ठीक है। तो इनका काम होता है कि विलेज लेवल पे पॉलिसीज को ये इंप्लीमेंट करें और असिस्ट करें ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट इज ब्लॉक लेवल। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ ओवरसीज मल्टीपल ग्राम पंचायत एंड एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल्स, ठीक है। अब विलेज में एक सिंगल विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे एक सिंगल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसके अंडर में बहुत सारे विलेजेस आते हैं, एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल विलेजेस आते हैं, ठीक है। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ का काम क्या होता है कि जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनसे वो डेटा लेता है कि क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं इंप्लीमेंट हो पाई हैं, और उस डेटा को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से लिंक की तरह काम करता है विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ठीक है। फिर फाइनली आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एक्चुअली, क्योंकि जो कलेक्टर होते हैं उसी को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं या डीएम कहते हैं, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, दे हेड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, इंश्योरिंग प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, सारे ही डिपार्टमेंट में क्या कोऑर्डिनेशन है और किस तरीके से पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं उनके ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सारा डेटा कलेक्टर के पास होता है और इसको मैनेज करने या एडमिनिस्टर करने का काम किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ठीक है। अब रोल की अगर बात की जाए कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है, तो मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं और क्या क्या इंप्लीमेंट हुए हैं, इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। डिसबर्सिंग फंड्स फॉर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, जो भी रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। एड्रेसिंग डिस्प्यूट एंड इश्यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, अब इनको इंप्लीमेंट करते टाइम कई बार बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, कई बार गांव के लोग विरोध करते हैं कई सारी चीज़ों का, या फिर कई बार कई तरीके अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉल्व करना, उनको एड्रेस करना, ये काम होता है ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है। सो आई होप ब्यूरोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड पीआरआईज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब पीआरआई के बारे में जितना पढ़ाऊंगा वो सब आपको 10 मार्क्स के अंदर एक साथ में पूछ लेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के अंदर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब टॉपिक, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ठीक है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की तरफ पहले चलते हैं कि कैसे हमारे पीआरआई जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, कैसे इमरजेंस हुई पीआरआई की, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के पहले लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस इन विलेजेस, विलेजेस के अंदर जो सेल्फ गवर्नेंस थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी।
पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। अब जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1952 में, उसने ये कहा कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि जो हमारी सेंट्रलाइज्ड हो रही थी, यानी कि पहले जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे वो सेंट्रल से आते थे, ठीक है, पर जब 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया तो उसने ये कहा कि हमें डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, यानी कि रूरल लेवल पे डेवलपमेंट अलग एक ब्यूरोक्रेसी संभालेगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग संभाली जाएगी और फिर नेशनल लेवल पे अलग संभाली जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे एक प्रोसीजर को उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 में बनाई गई, जिसने ये कहा कि हम 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को लाएंगे रूरल एरियाज में, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी, अब अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी उसी टाइम पे बनाई गई थी 1957 में। तो 1957 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लाने के लिए कहा था। 1978 में अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा, एडवोकेट अ 2 टायर सिस्टम एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर पीआरआईज, यानी कि इन्होंने ये कहा कि हम 3 टायर नहीं बल्कि 2 टायर सिस्टम की तरफ अप्रोच लेके चलेंगे और जितने भी हमारे पीआरआईज हैं, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जितने भी ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे पंचायती राज काम कर रहा है, वहाँ पे हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ फाइनेंशियली जो भी चीज़ें करनी है वो रूरल एरियाज में जो भी पंचायत है वो अपने लेवल पे करे इम्प्लीमेंट, ठीक है। 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1992 में, तो इट institutionalized PRIs by adding part 11 and schedule part 9 and schedule 11 to the कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने पार्ट 9 और शेड्यूल 11 ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि जो हमारे पंचायती राज थे वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गए, यानी कि अब वो बन चुके थे इंस्टीट्यूशन, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर इलेक्शन रिजर्वेशन एंड क्लियर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि अब वहां पे इलेक्शंस होने लगे, ठीक है, रिजर्वेशंस होने लगी और इसके साथ साथ जो क्लियर डिवोल्यूशन था, जो भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको और ज़्यादा क्लियर किया गया और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लोग कैसे थे, ठीक है, क्या रोल था उन लोगों का, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस क्या थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें रोल ऑफ पीपल, एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू ग्राम सभाज वेयर डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग लोकल डेवलपमेंट। लोगों का ये रोल रहता था कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जितनी भी ग्राम सभा होती हैं, ठीक है, जितनी भी पंचायत सभा होती थी वहाँ पे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, जहाँ पे जो भी उनके विलेज डेवलपमेंट के लिए या लोकल डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनमें उनका कंसेंट भी होना चाहिए, यानी उनकी भी अपनी कुछ न कुछ उसमें शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्शन ऑफ पंचायत मेंबर्स टू रिप्रेजेंट कम्युनिटी इंटरेस्ट, ठीक है। पंचायत मेंबर्स, पहले ये होता था कि पंचायत मेंबर्स गांव के अंदर जो मोस्टली ऐसा होता था कि जो पावरफुल लोग होते थे गांव के अंदर वो पंचायत मेंबर्स बनते थे, बट जब हमारा 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया या फिर आप इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड की बात करें तो हुआ क्या, जब पावर डिसेंट्रलाइज्ड हुई, ठीक है, और 1978 में जब अशोक मेहता कमेटी बनी तो हुआ ये चीज़ कि अब क्या हो गया, जो पंचायत मेंबर्स थे वो पावर की वजह से नहीं बल्कि वो इलेक्शंस की वजह से बन रहे थे, ठीक है। तो एक प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट कराना ये रोल ऑफ पीपल होता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करें और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करें, ताकि जो ओवरऑल कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, जो पूरी कम्युनिटी चाहती है, उसी को वो पोजीशन दी जाए ताकि वो विलेज के या रूरल एरियाज में वेलफेयर के लिए काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग सोर्सेज, गवर्नमेंट ग्रांट, सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। तो फंडिंग सोर्स, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सबसे पहले फंडिंग सोर्सेज की बात की जाती है कि फंड्स कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, गवर्नमेंट से फंड आते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से आए। लोकल टैक्सेस लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्सेस, जो भी लोकल टैक्स पेयर्स हैं वो फंड्स कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, ठीक है, कि उनको टैक्स देना है तो वो टैक्स के तरीके से, मतलब एक टैक्स के फॉर्म में ही वो फंड्स दे देते हैं, ठीक है। तो फंडिंग सोर्सेज में वहाँ आ गया बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, नाबार्ड से आप बोरो कर सकते हैं, ठीक है। फंडिंग के लिए बेसिकली यही चीज़ होने लगी थी कि जितनी भी हमारी सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, जो भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, जो भी हमारी डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ से पैसा आ रहा था, टैक्सेस से पैसा आ रहा था और इसके अलावा बोरो किया जा रहा था पैसा बैंक से और इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि नाबार्ड भी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है।
की इश्यूज़ की बात की जाए तो डिपेंडेंस ऑन स्टेट फंड्स, ठीक है, स्टेट फंड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी हो गई थी रूरल एरियाज़ की, क्योंकि स्टेट से फंड नहीं आता था, तो रूरल एरियाज़ में टैक्सेस से उतना अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाता था कि जिससे वहाँ की डेवलपमेंट की जा सके, ठीक है। लैक ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल नॉलेज अमंग इलेक्टेड मेंबर्स, अब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो हैं तो रूरल एरियाज़ के, तो उनके पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती थी कि वो चीज़ों को लेस अमाउंट में और बड़ी स्केल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस की इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए, क्या रूरल फाइनेंस का स्ट्रक्चर रहा है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड, अभी हमने देखा। एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन था जिसने रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया इंडिया में, यानी रूरल्स को फंड्स प्रोवाइड किए, ठीक है। प्रमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसने काफ़ी बड़े लेवल पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और कैपेसिटी बिल्डिंग करके वहाँ के लोगों में, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज आरआरबीज, एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड बैंकिंग सर्विसेज टू स्मॉल फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स। कई जगह पे रूरल रीजनल बैंक्स बनाए गए, बेसिकली रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए, किस लिए बनाए गए, ताकि वहाँ पे वो क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें, वो इजीली लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकें या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें छोटे लेवल के फार्मर्स को, रूरल आर्टिसंस को, या फिर एग्रीकल्चरल जो लेबर्स थे उनको, ठीक है। ऑपरेट इन रूरल एरियाज टू ब्रिज द गैप बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स, मोस्टली क्या होता था, कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक बड़े एरियाज में होते थे जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती थी, या आप इस तरीके से कह दीजिए कि अर्बन एरियाज में मोस्टली बैंक्स होते थे, ठीक है। तो रूरल एरियाज से उन बैंक्स को कनेक्ट करने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें रीजनल रूरल बैंक को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कम्युनिटीज। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जितने भी एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस होते हैं इनके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्रेडिट यानी कि लोन से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस provide small scale financial services like loans, savings and insurance to low income rural families। जितनी भी लो इनकम रूरल फैमिलीज हैं इनको छोटे लेवल पे फाइनेंस प्रोवाइड करना, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, चाहे वो सेविंग्स के फॉर्म में हो, या फिर इंश्योरेंस के फॉर्म में हो, उनको बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करना एक तरीके से फाइनेंशियली, यही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का मेन काम था, ठीक है। फंक्शन ऑफ रूरल फाइनेंस, क्या फंक्शन होते हैं रूरल फाइनेंस के, तो एग्रीकल्चर, फाइनेंसिंग फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन सिस्टम एंड मशीनरी, ठीक है। रूरल फाइनेंस एग्रीकल्चर में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ये सीड्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, फर्टिलाइजर्स के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए, और मशीनरी जो भी यूज़ होती है एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, ठीक है। वहाँ पे रूरल फाइनेंस इन सारे तरीकों में किसी न किसी एक टेक्निक का यूज़ करके प्रोवाइड किया जा रहा था। सपोर्ट एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी, पोल्ट्री एंड फिशरीज, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल में भी यही सब आती हैं हमारी, डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज, तो इनको भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया जा रहा था। नेक्स्ट इज नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है, अब ये भी नॉन एग्रीकल्चरल हैं, और इसके अलावा फंडिंग रूरल एंटरप्राइजेज लाइक हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। बहुत सारे रूरल एंटरप्राइजेज होते हैं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं रूरल पीपल, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटे बिजनेसेस लाइक कारपेंटर, और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो इन सबको भी प्रमोट किया जा रहा था, इन सब के लिए भी फंडिंग करी जा रही थी। प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद से जो लोग स्टार्टअप करने का या मिनी स्टार्टअप स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं उनके लिए भी फाइनेंस अवेलेबल कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, इरिगेशन सिस्टम, स्कूल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। जो भी हमारा रोड्स में इन्वेस्टमेंट है, यानी कि रोड फॉर्म करना, इरिगेशन सिस्टम बनाना, स्कूल्स बनाना, हेल्थ केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, इसके लिए भी हमारे जो भी रूरल फाइनेंस हैं ये जो है फंक्शन करते हैं, ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन रूरल फाइनेंसेस। अब कौन कौन से चैलेंज आते थे रूरल फाइनेंस में, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग रूरल पॉपुलेशन, जो भी रूरल पॉपुलेशन थी उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती थी, और आज की डेट में भी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसका ईजिली लोग यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, बट लिटरेसी ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती और वो कहीं ना कहीं अगेन पावर्टी में
चले जाते हैं, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट लाइक मनी लेंडर्स। अब देखो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज प्रोवाइड करती है आज भी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो लो वेज पीपल्स को बहुत सारी अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, बट स्टिल क्योंकि लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो जो लोकल पीपल हैं वो लोकल मनी लेंडर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और ये मनी लेंडर्स इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और कई बार आप कह सकते हो कि लोगों को प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं उनका, ठीक है। उनको उनके बेसिकली उनके एफर्ट्स का और उनके पे स्केल का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। लिमिटेड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज। आज भी अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में जाओगे, यानी कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रूरल एरियाज़ जो हैं, तो वहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल अवेलेबल नहीं है। बैंकिंग के लिए भी उनको कई किलोमीटर्स जाना पड़ता है ट्रैवल करके, क्योंकि उनके लोकल में कोई भी बैंक अवेलेबल नहीं है। हाई रिस्क एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल लोन्स ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन वेदर एंड मार्केट कंडीशंस। अब एक चीज़ और थी कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जब भी आप एग्रीकल्चरल लोन्स, अगर कोई बैंक एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो उस केस में अगर वेदर ख़राब हो गया या फिर मार्केट कंडीशन सही नहीं हुई और फसल नहीं बिक पाई या फसल नहीं प्रॉपर तरीके से तैयार हो पाई, तो किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस लोन को वापस करने में या उसकी भरपाई करने में, ठीक है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब जीओस और एनजीओस क्या हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि पॉलिसी बनाना, ठीक है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा, पीएमएवाई एंड स्वच्छ भारत मिशन टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी चीज़ें, ये जो सारी स्कीम्स हैं, ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है ताकि रूरल एरियाज़ में लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, यानी कि अलग अलग तरीके की पॉलिसी फॉर्म करना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। फंडिंग एंड ग्रांट्स एलोकेट बजट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि पीआरआईज को बजट एलोकेट करना ताकि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके ग्राउंड लेवल पे। प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज। रूरल एरियाज में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और एग्रीकल्चर है, उसके लिए भी सब्सिडीज प्रोवाइड करवाना ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। थर्ड इज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ट्रेन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स इन पंचायती राज टू इन्हांस देयर स्किल्स इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि रूरल एरियाज में जिस पर्सन को इलेक्ट किया गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसको सारी चीज़ें पता हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करना, ठीक है। जो भी पंचायती राज ऑफिशियल्स हैं इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि उनकी स्किल्स को और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा बेटर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ठीक है। एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी कि जो भी रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और साथ ही साथ अकाउंटेबल होनी चाहिए वहाँ के लोगों के लिए, यानी कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से काम हो रहा है और इससे हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है। एग्जाम्पल डिजिटाइजेशन ऑफ पीआरआईज अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। जो भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हुआ था, किया गया था, उसके अंडर पीआरआईज को डिजिटलाइज किया गया था और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई थी और लोगों के अपने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए की गई थी, ठीक है, कि ताकि लोग भी इजीली उस चीज़ से कॉपरेट कर पाएँ, उसके साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनजीओ, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। सबसे पहला पॉइंट आता है एनजीओज में अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। एजुकेट रूरल कम्युनिटीज अबाउट देयर राइट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये बताते हैं रूरल कम्युनिटीज को उनके राइट्स के बारे में और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में, ठीक है। काम क्या होता है एनजीओज का? अवेयरनेस फैलाना, कैपेसिटी बिल्ड करना, पार्टिसिपेशन प्रमोट करना। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सेवा प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेवा एक एनजीओ है जो प्रमोट करता है वुमेन एम्पावरमेंट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, ठीक है, यानी कि वो सिखाता है, वो बेसिकली ट्रेन करता है, एजुकेट करता है कि कैसे वुमेन्स अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ रूरल पीपल एंड
पंचायत यानी कि विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो भी पंचायत है या जो भी पीपल हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल बेयरफुट कॉलेज ट्रेन्स रूरल वुमेन टू बिकम सोलर इंजीनियर्स। ठीक है, एक एनजीओ है जिसका नाम है बेयरफुट कॉलेज। ये रूरल वुमेन्स को ट्रेन करता है कि वो कैसे सोलर इंजीनियर्स बन सकते हैं, यानी कि सोलर पावर का यूज़ करके कैसे वो एनर्जी को जनरेट कर सकती हैं और कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन, एंकरेजेस ग्रास रूट पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एनजीओ का काम क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे जो पार्टिसिपेशन हो रहा है उसको एंकरेज करना, उसको इम्प्रूव करना, ताकि ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। Implementation support, assist in implementation of government programs and act as intermediaries between the government and communities। एनजीओस का एक और काम होता है कि वो जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का, उसको असिस्ट करें, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराएं, और जो उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं जो कई बार अथॉरिटीज़ के थ्रू गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती, वो इन एनजीओस के थ्रू कम्युनिकेट करी जाती है, ताकि जो लोकल कम्युनिटी हैं और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट, आप कह सकते हो, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, सीबीओज और एसएचजीज क्या होते हैं? Community based organization are grassroots level organization formed by the members of a community to address specific local issues such as education, health, livelihood and empowerment। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स के थ्रू फॉर्म किया जाता है, ताकि वो जो स्पेसिफिक लोकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सके, उनको सॉल्व कर सके। वो लोकल इश्यूज़ आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइवलीहुड या फिर एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, रोल क्या होता है सीबीओस का? प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन को प्रमोट करता है। हेल्प इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एट ग्रास रूट लेवल। ये हेल्प करता है कि गवर्नमेंट स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा सके प्रॉपरली। फोस्टर सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। अगेन वही चीज़ है कि ये सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया जा रहा है, उससे एक्चुअली में उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी रखता है गवर्नमेंट और सोसाइटी या फिर सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़। अलग अलग तरीके की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं सीबीओस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो विलेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ ग्रुप्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये सारे हमारे सीबीओज हैं, यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज SHGs. These are small informal group usually consisting of 10 to 20 members formed to save and access credits collectively। मतलब कि जो SHGs होते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये बहुत छोटे ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 10 से 20 लोग का ये ग्रुप होता है। बेसिकली ये फॉर्म होता है ताकि जो क्रेडिट्स हैं, यानी कि जो मनी है, उसको सेव किया जा सके और उसको एक्सेस किया जा सके कलेक्टिवली, यानी कि जब जिसको ज़रूरत हो वो उस अमाउंट से अपना ज़रूरत भर का पैसा निकाल ले और फिर वापस उसको डाल दे। तो इस तरीके से आपस में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर एम्ड एट प्रमोटिंग सेल्फ डिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। मतलब फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें होती हैं, हो सकता है 20 लोगों में से 5 लोगों को होती हों, तो उनकी फाइनेंशियल बेसिकली नीड्स को ईजिली फुलफिल किया जा सकता है। सेल्फ डिपेंडेंस को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, स्पेशली अमंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक वुमेन एंड रूरल पीपल। स्पेशली ये उनके लिए ज़्यादा बेटर काम करता है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि वुमेन्स हो गई या फिर रूरल पुअर्स हो गए, यानी कि रूरल एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा बिलो पावर्टी लाइन पीपल हैं। फंक्शंस ऑफ SHGs, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस, प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू मेंबर्स एट लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जो भी मेंबर्स होते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उसमें स्मॉल लोन्स को प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट्स पे। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस में ये हेल्प करता है। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेन मेंबर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को कुछ स्किल्स आती हों, कुछ लोगों को कुछ और स्किल्स आती हों, तो वहाँ पे स्किल शेयरिंग की हेल्प से इजीली मेंबर्स को ट्रेन कर सकते हैं आप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता सकते हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोट लीडरशिप स्किल्स एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप स्किल्स को ये प्रमोट करता है और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में
हेल्प करता है। सोशल डेवलपमेंट, एड्रेस सोशल इश्यूज लाइक हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं होते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंस पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करते रहते हैं और हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशन और सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों को भी प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दो जो कोर स्कीम्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप और सीबीओज के लिए, वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दैट इज पीएमईजीपी। ये बेसिकली सीबीओज और एसएचजीज दोनों में ही यूज़ होता है। ठीक है, दोनों के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी या स्कीम निकाल रखी है। ठीक है, नेक्स्ट इज रूरल वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मोस्टली एसएचजीज में ही यूज़ होता है, जहाँ पे वुमेन्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि वुमेन्स का इजीली डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये भी वुमेन्स को स्किल्स प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये दो स्कीम्स हैं जो एसएचजीज और सीबीओज के लिए लॉन्च की गई हैं। सो इस यूनिट में इतना ही था। नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।